नमस्कार साथियों, मैं या पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन है वो स्पेशल सेशन रहेगा। बजट जो आज आया है, यूनियन बजट, जो केंद्रीय बजट जो है वो आज निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किए गए थे। आज संडे के दिन पहली बार बजट पेश किया गया था और संडे के दिन ही आज स्टॉक मार्केट को भी ओपन करवाया गया था। तो उसके विशेष हाईलाइट्स, क्योंकि बजट में कुछ विशेष मिला नहीं है, लेकिन अपन लोगों को तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को पढ़ना पड़ेगा। तो विशेष एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बजट का जो सार है, समरी जो है, उसको स्टडी करेंगे अपन कि क्या क्या आज बजट में मिला और क्या नहीं मिला, क्या क्या अपने को एग्जाम के हिसाब से आएगा, कौन से टॉपिक नहीं आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे पूरा बजट में। आज बजट की जो एनालिसिस जो है, उसका पूरा एनालिसिस बजट का अपन आज करेंगे आज के सेशन में। बजट की मुख्य विशेषताएं या बजट का एनालिसिस करेंगे सॉफ्ट व्यू में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट हो उसके अकॉर्डिंग। बजट जो होता है वो अपने पूरे साल का गवर्नमेंट का जो है वो कुल प्राप्तियों और कुल खर्चों का एक विवरण होता है, जिसको अपन बजट बोलते हैं। कि गवर्नमेंट के पूरे वर्ष का खर्चों का और आय का जो है वो विवरण होता है, जिसको अपन बजट बोलते हैं। और बजट हर साल पहले फरवरी के अंतिम गुरुवार को प्रस्तुत किया गया जाता था, लेकिन अभी बजट जो है वो हर वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। इस बार के बजट में रेलवे के लिए कोई ज्यादा कुछ खास घोषणाएं नहीं हुई। पहले रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में रेल बजट को भी इसके साथ में मिला के ही प्रस्तुत किया जाता है। दोनों का, रेल बजट और जो आपका केंद्रीय जो नॉर्मल बजट जो होता है, वो दोनों को साथ में ही प्रस्तुत किया जाता है। अब आज का जो अपना सेशन है कि बजट में अपने को क्या क्या मिला, क्या क्या जो है वो अपने को बजट में मिला, उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बजट 2025-26 और बजट का जो टैगलाइन थी बजट की, वो टैगलाइन क्या थी? भारत की आर्थिक गति। टैगलाइन क्या थी? भारत की आर्थिक गति, विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। विकसित भारत समावेशन के साथ में महत्वाकांक्षा का संतुलन जो है वो अपना है। संशय के स्थान पर कार्रवाई, वाक्पटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता देना। बजट का जो लक्ष्य था वो क्या रखा गया है कि आपके संशय के स्थान पर कार्रवाई, वाक्पटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता देना जो है वो बजट का मेन उद्देश्य था। बजट का उद्देश्य क्या था? विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन, संशय के स्थान पर कार्रवाई, वाक्पटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर आपको जनहित को प्राथमिकता देना जो है वो बजट का उद्देश्य था। लक्ष्य आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना और क्षमता को प्रदर्शन में। जो आकांक्षा आपकी है उसको उपलब्धि के रूप में रूपांतरित करना, और जो क्षमता आपकी है उस क्षमता को, कैपेसिटी के को जो है वो आपको एक्चुअल उसका प्रदर्शन के रूप में उसको बदलना, एक्चुअल उसको आपके क्रिएटिविटी या एक्टिविटी में बदलना जो है वो मेन उद्देश्य है। स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, संधारणीय वृद्धि और कम मुद्रास्फीति। क्या लक्ष्य? स्थायित्व, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। राजकोषीय अनुशासन मींस कि गवर्नमेंट के जो घाटे, राजकोषीय घाटा जो है वो कम से कम होना चाहिए, और जो खर्चे हैं वो कम से कम और सही तरीके से सही जगह खर्चा होना चाहिए। जो फालतू के खर्चे हैं, फिजूल खर्ची जो है उसको रोकना। संधारणीय वृद्धि, कंटिन्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और साथ साथ में मुद्रास्फीति जो है वो कीमतों का बढ़ना जो है उसको भी कम करना, कीमतों का बढ़ना जो है उसको भी कम करना, ये मेन उद्देश्य था। इसमें से भी आप ध्यान रखना, लक्ष्य जो है उसमें से प्रश्न आ सकता है आपका, आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित, क्षमता को प्रदर्शन में, स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, संधारणीय वृद्धि और कम मुद्रास्फीति के साथ में डेवलपमेंट करना, संशय के स्थान पर कार्रवाई, वाक्पटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता देना। अब आपका जो लक्ष्य रखा गया वो है 7% की विकास दर हासिल करना, 7% की विकास दर हासिल करना।
और उसके साथ साथ में क्या करना है, ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू विनिर्माण क्षमता को, मतलब जो वो लोकल फॉर वोकल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके साथ में नमस्ते उसको बढ़ावा देना, सरकार के कार्यों में नागरिकों को लाभ मिलना, गवर्नमेंट के जो भी काम है उसमें डायरेक्ट नागरिकों को लाभ मिलना, महत्वपूर्ण आयात पर निर्भरता कम करना, क्योंकि वर्तमान में जो वर्ल्ड वार ट्रेड वॉर चल रहा है एक तरह से, क्योंकि ट्रम्प जी जब भी मर्जी होती है तब आके धमकी देते हैं कि हम इतना परसेंट बढ़ा देंगे, अपने इतना परसेंट बढ़ा देंगे, इतना परसेंट बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से उसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। तो उन चीजों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना जरूरी है, बाकी देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना जरूरी है, दूरगामी संरचनात्मक सुधार करना, लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको सुधार करना, लगभग 7% की विकास दर हासिल करना, कितनी है 7% का लक्ष्य रखा गया है विकास दर हासिल करने के लिए, सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर देना, मौद्रिक स्थिरता, इनकी फ्लक्चुएशन कम से कम होना मुद्रास्फीति में, और राजकोषीय विवेक, सही तरीके से गवर्नमेंट के पैसे को खर्च करना, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के पैसे को खर्च करना जो है वो इसका मेन उद्देश्य रहेगा। तो ये इसका था उद्देश्य। अब इसमें क्या है, युवा शक्ति को समर्पित बजट, सरकार का संकल्प किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। बजट जो है युवा शक्ति को समर्पित करते हुए किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना, पहला कर्तव्य, दूसरा और 3 कर्तव्यों में इसको बांटा गया है। इसमें 3 कर्तव्यों में 3 ड्यूटीज में इसको बांटा गया है। कौन कौन से है, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना, मतलब उसको गति भी देना और उसको कंटिन्यू स्टेबल भी रखना है, बार बार डाउन नहीं करना है, एक कंटिन्यूअस जो ग्रोथ है उसको जारी रखना, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास का सपना साकार करना। 3 कर्तव्य बजट में बताए गए, ध्यान रखना बजट में 3 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना, मींस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटिन्यूअस रखना। दूसरा कर्तव्य, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, दूसरा कर्तव्य क्या है, हमारे लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना, उम्मीदों को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा करना। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता सर्जित करना, क्योंकि वर्तमान में जो वर्ल्ड की परिस्थितियां जो है वो इस तरह की है कि बहुत ज्यादा वॉलेंटाइन है, क्योंकि जो ट्रंप का ट्रैफिक वार है, इसके अलावा बाकी कंट्रीज में युद्ध की स्थिति है, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध की स्थिति है, रूस और यूक्रेन के बीच में चल ही रहा है। तो उस कंडीशन में अपने आप को निर्भर बनाना कि दूसरे पर अपन निर्भर ना रखे, अपने आप को निर्भर बनाना है उस कंडीशन में। जो प्रतिरोधक क्षमता मीन्स कि उनके साथ में अपने को कम से कम प्रतिरोध जो है प्रतियोगिता करनी पड़े, इस हिसाब से अपने यहीं पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको प्रॉपर्ली डेवलप करना। सेकंड जो कर्तव्य रहेगा, लोक क्षमता का निर्माण करना, भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूत भागीदारी, मीन्स की जो भी है डेवलपमेंट के साथ में लोगों को जोड़ना, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसरों को पहुंचो, सब लोगों तक जो है डेवलपमेंट है वो पहुंच सके, जो भी सुविधाएं चाहिए वो हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, जिसमें गरीब भी शामिल हो, पिछड़े वर्ग के भी शामिल हो, और नॉर्मल व्यक्ति भी, पुअर लाइन से बिलो पुअर लाइन सारे लोग इसमें शामिल हो, उस तरह से उसकी पहुंच बनाना। तो 3 कर्तव्य बजट में बताए गए। पहला, आर्थिक विकास को गति देना और उसको मेंटेन करना। दूसरा, लोगों की आकांक्षा उम्मीदों को पूरा करना। और तीसरा आपका रहेगा सबका साथ सबका विकास का सपना साकार करना, सबका साथ सबका विकास का सपना साकार करना। निरंतर अनुकूल, वर्षोन्मुखी, सुदृढ़ प्रतिरोधी वित्तीय क्षेत्र, संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखना, बचत करना, पूंजी का कुशल आवंटन और जोखिमों का प्रबंधन, की मीन्स की पूंजी का इस तरह से आवंटन कि उसका सही यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, बेहतर शासन हेतु बल आवर्धक, एआई अनुप्रयोगों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का
मतलब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करना, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करना। भारत की सुधार एक्सप्रेस, सरकार ने रोजगार का सृजन करने, उत्पादकता और विकास को गति तीव्र प्रदान करने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। उसमें सबसे पहला सुधार तो जो था वो था जीएसटी के सरलीकरण, श्रम संहिताओं और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के विवेकीकरण सहित लगभग 350 सुधार किए। कितने किए? 350 सुधार टोटल अभी तक किए। उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार गैर विनिमयन और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ काम भी कर रही है। ये है सुधार करना, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक सुधार है वो करना, जिसमें सबसे पहला जो था वो जीएसटी सरलीकरण था, जीएसटी का सरलीकरण करना। अब इसके बारे में नेक्स्ट आपका है वर्दी और विकास के स्तंभ कौन कौन से बताए हैं। आर्थिक वर्दी बनाए रखना, विकास की बुनियाद को मजबूत करना, जन केंद्रित विकास, जो विकास है वो क्या रखना है? जन केंद्रित विकास, विश्वास आधारित शासन की लोगों का शासन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास हो, व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता कि व्यापार में भी सरलीकृत हो और जीवन भी सुगम हो, और राजकोषीय मामलों में मीन्स की राजकोषीय घाटे को कम करना, सरकारी खर्चों को कम करते हुए राजकोषीय घाटे को कम करना। आर्थिक वर्दी बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? विनिर्माण, पहला विनिर्माण और अग्रणी क्षेत्र, इसके लिए बायोफार्मा शक्ति के तौर पे रेयर अर्थ परमानेंट मैनेजमेंट, अनुसाधन खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए स्कीम, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 3 पार्क, रासायनिक पार्क बनाए जाएंगे, 3 रासायनिक पार्क। सीपीएसई से में हाईटेक टूल रूम, कंटेनर विनिर्माण की स्कीम, कंटेनर विनिर्माण की स्कीम भी लाई जाएगी। खेलकूद के किफायती सामान के निर्माण के लिए समर्पित पहल, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण स्कीम और वस्त्र उद्योगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसके निर्यात को बढ़ाया जा सके। 200 पुराने उद्योग समूहों को पुनर्जीवित करना, जो पुराने उद्योग समूह जो है उनको पुनर्जीवित करना। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी उन्नत निर्माण और अवशेषण उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो आपको इंस्ट्रूमेंट या जो कैपिटल गुड्स चाहिए उनका अपने यहीं पे यानी घरेलू निर्माण, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कैपिटल गुड्स चाहिए उनके लिए। विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए किसी आबद्ध योजना में टोल विनिर्माताओं को पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों या टूलिंग उपलब्ध करवाने वाले अनिवासी को 5 वर्षों के लिए आयकर में छूट दी जाएगी। अगर कोई टोल विनिर्माता है, उसको पूंजीगत वस्तुओं, उपकरण और टूलिंग उपलब्ध करवाने वाला अगर कोई एनआरआई है, उस एनआरआई को 5 वर्ष के लिए इनकम टैक्स छूट मिलेगी। जो भी इनकम उससे होगी उसके लिए क्या होगा? 5 वर्ष तक के लिए इनकम टैक्स छूट किसके लिए दी जाएगी? टोल निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके लिए। वेयर हाउस में कंपोनेंट वेयर हाउसिंग के लिए एनआरआई से हार्बर उपलब्ध करवाना। भरोसेमंद विनिर्माताओं के लिए आस्था की शुल्क भुगतान, कि जो ट्रैफिक जो है भुगतान का उसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से करना। निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पादों को प्रोसेसिंग करने के लिए प्रयुक्त निविष्टियों के लिए शुल्क मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफबीओ मूल्य के मौजूदा 1% से बढ़ाकर 3%। अब जो समुद्री प्रोडक्ट्स का जो निर्यात करते हैं उन लोगों के लिए जो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने या प्रोसेसिंग करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, उस मशीनरी को आयात करने के लिए जो टैरिफ में छूट दी जाती है, उस टैरिफ में छूट जो दी जाती थी पिछले वर्ष का जो निर्यात कारोबार था उसका 1% दी जाती थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है कि 3% तक की अगर प्रोसेसिंग के लिए कुछ मटेरियल अगर उनको मंगाना है बाहर से तो उनके पिछले वर्ष में जो निर्यात हुआ था उसका 3% तक उनको, उसकी वैल्यू का 3% तक उनको जो है आयात शुल्क मशीनरी वो मंगवा सकते हैं, आयात शुल्क फ्री मशीनरी मंगवा सकते हैं। चमड़ा, वस्त्र, पोशाक, चमड़ा और सिंथेटिक फुटवियर के निर्यातकों के संबंध में अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के निर्यात के लिए मौजूदा समय को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। जो तैयार माल जो है एक्सपोर्ट करने के लिए चमड़ा, वस्त्र, पोशाक, चमड़ा और सिंथेटिक फुटवियर का, उसके लिए जो स्टॉक जो था उसको 6 महीने में क्लियरेंस था, उसकी जगह बढ़ाकर क्या कर दिया 1 वर्ष तक का उसका क्लियरेंस कर दिया कि 1 वर्ष तक में वो
उसको निर्यात कर सकता है। माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्देशित पार्टों पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। जो माइक्रोवेव बनाने वाले हैं उसके लिए जो उपकरण चाहिए उनके जो है आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। एयरक्राफ्ट विनिर्माण में प्रयुक्त कंपोनेंट्स और पार्ट्सों पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट दी गई है। अगर एक एयरक्राफ्ट विनिर्माण के लिए अगर यूज जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके आयात के ऊपर भी जो है वो टैरिफ में छूट दी गई है। अनुरक्षण मरम्मत में प्रयुक्त हवाई जहाज के कलपुर्जों के विनिर्माण अथवा रक्षा इकाइयों की समग्र अपेक्षाओं के संबंध में आयातित कच्ची सामग्रियों पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट है। जो भी डिफेंस के लिए जो भी मटेरियल आएगा उसके आयात में भी छूट है। लंबे समय से विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी कि जो कंटिन्यूअसली और जो ट्रस्टेड आपके जो है सप्लायर उनको विशेष छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का इस्तेमाल कर रहे निर्यात कारकों को फैक्ट्री परिसर से जहाज तक जाने के लिए अनापत्ति प्रदान की जाएगी। एसईजेड के पात्र विनिर्माण यूनिटों द्वारा ड्यूटी की रियायती दर पर घरेलू ट्रैफिक क्षेत्र में बिक्री की सुविधा हेतु एक बार के विशेष उपाय किए जाएंगे। अब है एमएसएमई का। एमएसएमई सेक्टर जो है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो सबसे बड़ा जो है औद्योगिक सेक्टर के उत्पादन में, रोजगार में और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं और उसके साथ साथ में एक्सपोर्ट में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है औद्योगिक सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर का ही होता है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी विशेष ध्यान रखने के लिए उसको नया नाम दिया है एमएसएमई को चैंपियन के रूप में विकास करने में सहायता हेतु त्रिआयामी दृष्टिकोण रखा जाएगा। चैंपियन बनाया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, चैंपियन बनाया जाएगा। और उसको त्रिआयामी दृष्टिकोण कौन कौन सा रहेगा आपका, इक्विटी सहायता, ट्रेड के माध्यम से नकदी सहायता और पेशेवर सहायता, तीन तरीके से उनको सपोर्ट किया जाएगा एमएसएमई इंडस्ट्रीज को। इक्विटी के रूप में मींस कि उनको डायरेक्ट फंडिंग के रूप में डायरेक्ट पैसा प्रोवाइड करवाकर उनको सहायता दी जाएगी। पेशेवर सहायता मींस कि जो उनको कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए सहायता दी जाएगी। और ट्रेड के माध्यम से नकदी सहायता भी उनको अलग अलग छूटें प्रदान करके भी सहायता दी जाएगी। पहला इक्विटी के रूप में 1000 करोड़ की समर्पित एमएसएमई विकास निधि बनाई जाएगी। जो भी एमएसएमई इंडस्ट्री है उनको हेल्प करने के लिए, उनको फंड उपलब्ध करवाने के लिए एमएसएमई निधि जो है विकास निधि, डेवलपमेंट निधि बनाई जाएगी। दूसरा आपका 2000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि 2001 में जो बनाई थी उसको टॉपअप, उसको अलॉट किया जाएगा। जो आत्मनिर्भर भारत निधि जो बनाई गई है उसको टॉपअप दिया जाएगा। दूसरा, ट्रेड के माध्यम से नकदी कैसे दी जाएगी। अन्य कॉर्पोरेट के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्यरत सीपीएसईए द्वारा एमएसएमई के सभी खरीद के लिए लेन देन निपटान प्लेटफॉर्मों के रूप में ट्रेड्स को अधिदेशित करना। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट हेतु सीजीटीएमएससी के माध्यम से क्रेडिट गारंटी सहायता करना। मींस की जो अगर कोई आपने लोन ले रखा है तो उसको सीजीटीएमएससी में गारंटी प्रदान करना। अगर इन केस अगर कुछ इंस्टॉलमेंट होता है तो गारंटी के थ्रू वो पेमेंट का भुगतान, वो लोन की रिकवरी हो सके, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी बैंक के आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं। सस्ते और तीव्र वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेड्स के साथ जेम को जोड़ना। जो गवर्नमेंट पोर्टल जो है ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट्स है, तो उसको आपको जेम में रजिस्टर्ड करके वहां पे जो कोटेशन अवेलेबल होगा आपको वहीं से आपको मिनिमम वैल्यू वाले को परचेज करना होता है। तो उसके साथ एमएसएमई को जोड़ना ताकि हर व्यक्ति वहां से खरीद सके। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वर्तमान में जो भी खरीदारी का जो ऑप्शन होता है उसको जेम्स में रजिस्टर्ड करके वहां पे कोटेशन लेना होगा और जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वहीं से प्रोडक्ट आपको मंगवाना होगा, परचेज करना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए खरीदारी के लिए। एक द्वितीयक बाजार के विकास के लिए संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में ट्रेड्स प्राप्ति और नकदी प्रवाह बढ़ाना तथा लेन देन का निपटाने वो आसान करना। किसमें, जो सेकेंडरी मार्केट जो है आपका शेयर बाजार, उसके अंदर आपके लेन देन को सरलीकृत करना। पेशेवर सहायता कैसे मिलेगी उनको, किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एमएसएमई को सहायता देने हेतु विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 कस्बों में कॉर्पोरेट मित्र तैयार करने के लिए सरकार पेशेवर संस्थाओं की मदद करेगी कि इस तरीके से कॉर्पोरेट जो है मित्र डेवलप करना ताकि वो उनको कंसल्ट कर सके, कंसल्टेशन सेवाएं उनको दे सके कि इंडस्ट्री को किस तरह से आपको स्टेब्लिश करना है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी है, किस तरह से उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी प्रोडक्ट के लिए, क्या प्रोडक्ट के लिए ट्रेडमार्क करेंगे, क्या उसकी क्वालिटी रहेगी। इस तरह की जो है वो कंसल्टिंग सर्विसेज देने के लिए कॉर्पोरेट मित्र जो टीयर 2 और टीयर 3 के जो शहर है कम आबादी वाले, उन शहरों में कॉर्पोरेट मित्र तैयार करने के लिए जो
इंस्टीट्यूट जो है भी है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, उनको सहायता देगी इस तरह की कॉर्पोरेट मित्र तैयार करके एमएसएमई को कंसल्टिंग सर्विस देने के लिए। किसको? एमएसएमई सेक्टर को कंसल्टिंग सर्विस देने के लिए। अब कर प्रस्ताव कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, जो आप एक्सपोर्ट के लिए जो होता है उसके लिए। अब आपका सेकंड रहेगा सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर देना। किस पे? सर्विस सेक्टर पे जोर देने के लिए सर्विस सेक्टर को क्या क्या दिया है? विकसित भारत के मुख्य कारक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त शिक्षा के रोजगार और उद्यम स्थायी समिति, 10 विषयों के संबंध में स्वास्थ्य पेशेवरों को के लिए नए संस्थानों का उन्नयन करना और स्थापना करना। किसके लिए? हेल्थ सेक्टर के लिए 10 विषयों के संबंध में स्वास्थ्य पेशेवरों की नए संस्थानों के रूप में उन्नयन और स्थापना करना। 1.5 लाख बहुकुशल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न एनएसक्यूएफ आधारित कार्यक्रम तैयार करना। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु 5 केंद्रों की स्थापना में राज्यों की सहायता देने। कितने? 5 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। परमाणु परिवेश में उच्च मानकों के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष फार्मेसी तथा औषधि जांच व प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा WHO वैश्विक पारस्परिक दवा केंद्र का उन्नयन करना। कितने? 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 विद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएट प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। कितनी प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी? 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में और 500 जो है कॉलेजों में जो है आपके प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। भारत के पूर्वी क्षेत्र में चुनौतियों के मार्ग के माध्यम से नई राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना। कौन से? पूर्वी क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। खेलो इंडिया मिशन एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग, व्यवस्थित प्रशिक्षण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण तथा खेलकूद संबंधी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा एसटीईएम संस्थानों में महिला छात्रावास स्थापित करना। 4 टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना अथवा उन्नयन करना। कितनी? 4 टेलीस्कोप अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। शिक्षा जगत, उद्योग तथा सरकार के बीच सेतु के रूप में राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना करना। शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच में प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना। किसकी? राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना की जाएगी। गवर्नमेंट के बीच में और जो इंडस्ट्रियल और जो एजुकेशन सेक्टर उनके बीच में सामंजस्य तालमेल बिठाने के लिए 20 विशेष पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम लॉन्च की जाएगी। 20 विशेष पर्यटन क्षेत्र जो है वहां पे गाइडों के 10,000 गाइड जो है उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष पायलट स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी। सभी महत्वपूर्ण स्थानों के डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड जो है उसकी स्थापना की जाएगी। किसकी? राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड। उसके बाद चुनिंदा राज्यों में परिस्थितियों के रूप में संधारणीय माउंटेन ट्रेवल। कौन सा? माउंटेन ट्रेवल्स, टर्टल ट्रेल्स और बोर्ड वांचिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। भारत पहली बार ग्लोबल बिग केट समिट आयोजित करेगा। कौन सा करेगा? भारत पहली बार ग्लोबल बिग केट समिट आयोजित करेगा। 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने को? 15 पुरातात्विक स्थलों को अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में जो है वो डेवलप किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा। जो पूर्वोत्तर राज्य जो है वहां पे एक बुद्ध सर्किट जो है वो विकसित किया जाएगा। सेवा क्षेत्र को बल देने के लिए कौन कौन से सुधार? 15.5% के समान सुरक्षित हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी के अंतर्गत सेवाओं को जोड़ना। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनको सबको एकीकृत करना। आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बर सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2,000 करोड़ रुपए।
स्वचालित नियम प्रेरित प्रक्रिया द्वारा आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बर का अनुमोदन, कंपनी के चयन पर 5 वर्षों के लिए अवधि के लिए सुरक्षित हार्बर जारी रखना, आईटी सेवाओं के लिए एक पक्षीय एपीए प्रक्रिया की फास्ट ट्रैकिंग जिसका उद्देश्य इन 2 वर्षों की अवधि में समाप्त करना, इसे करदाता के अनुरोध और 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। एपी लाभान्वित इकाइयों के लिए संशोधित विवरणियों की सुविधा का विस्तार इनके संबंध इकाइयों तक करना, भारत आधारित डाटा सेंटर सेवाओं के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक कर राहत का प्रावधान है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी अगर अपने यहां पे वैश्विक ग्राहकों के लिए यहां पे डाटा सेंटर अपने यहां पे ओपन करेगी और पूरे वर्ल्ड में अगर क्लाउड सेवाएं अगर प्रदान करती है अपने यहां से कार्य करते हुए, तो उसको 2047 तक 2047 तक जो है टैक्स में जो है वो रिबेट मिलेगी। बाहर से डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली संबंध इकाइयों को लागत पर 15% सुरक्षित हार्बर जो छूट है वो मिलेगी। और 2047 तक अगर अपने यहाँ पे रहकर अगर पूरे वर्ल्ड को अगर क्लाउड सेवाएं अगर कोई आईटी कंपनी देती है तो उसको 2047 तक जो है टैक्स राहत दी जाएगी। अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए निवास की अवधि के संबंध में निवासी जिसे की वैश्विक आय पर छूट, अगर कोई एनआरआई व्यक्ति है तो उसको भी 5 साल तक के लिए छूट दी जाएगी। जो विशेष योजनाएं जो उसमें अधिसूचित है उन योजनाओं पे इन्वेस्टमेंट करने में। अब जो है आपका बैंकिंग सेक्टर और टैक्सेबल सेक्टर जो है उसके लिए वित्तीय क्षेत्र के लिए अगले विकास चरण के अनुरूप में विकसित भारत के लिए बैंकिंग संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया जाएगा जो बैंकिंग सेक्टर की जो है उसका पूरी की पूरी जो है वो जांच करेगी और जहां पे कैपिटल की आवश्यकता होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा इनको कैपिटल प्रोवाइड करवाई जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक म्युनिसिपल बॉन्ड्स के एकल निर्गमन के लिए 100 करोड़ का प्रोत्साहन अमृत के तहत वर्तमान योजना जारी रहेगी। अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर 1000 करोड़ रुपए तक की अगर बॉन्ड जारी करके पैसा उगाती है मार्केट से, पब्लिक से अगर पैसा लेती है तो उसको 100 करोड़ रुपए का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो मार्केट से अपने डेवलपमेंट के लिए मार्केट से पैसा उगाती है बॉन्ड के जरिए, म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके, तो वो अगर कोई 1000 करोड़ रुपए तक की बॉन्ड जारी करते हैं तो उनको 100 करोड़ रुपए की है विशेष सहायता गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। फिर सेकंड ऑप्शन जो रहेगा वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है और रूरल ग्रामीण विद्युत निगम कॉर्पोरेशन जो है उनका पुनर्गठन किया जाएगा, उनको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, वापस से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। विदेशी विनिमय प्रबंधन गैर निम्नलिखित फेमा नियमावली की व्यापक समीक्षा की जाएगी और उसमें परिवर्तन किया जाएगा। जो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट जो फेमा जो है उसमें संशोधन किया जाएगा। और बाजार निर्माण ढांचा और कॉर्पोरेट बॉन्ड पर एकल रिटर्न स्वैप की सुविधा रहेगी कि जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला जो है और मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसको सरलीकृत और चेंज किया जाएगा। अब वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रस्ताव जो अपने काम में नहीं आएगा, ये काम में आएगा जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है। फ्यूचर पर एसटीटी को 0.02 से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है और ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन पर एसटीटी की दर को क्रमशः 0.1 और 0.125 से बढ़ाकर 0.15 एक ही दर कर दी गई। ऑप्शन और फ्यूचर जो है वो मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं वो जानते हैं ऑप्शन और फ्यूचर्स के बारे में कि फ्यूचर मींस कि एक पहले से डिसाइडेड प्राइस जो फ्यूचर में उसका ट्रेड होगा पहले से निश्चित की जाती है कि इस तारीख को मैं ये इस प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो उस तरह से फ्यूचर और ऑप्शन जो एफ&ओ जो बोलते हैं उसमें ट्रेड करने पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को बढ़ाया गया है। फ्यूचर ऑप्शन पे ट्रेड करने पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को बढ़ाया गया है। अब आता है आपके कृषि क्षेत्र। कृषि और संबंध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य रखा गया है? एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाना और प्रोडक्शन बढ़ाकर उनके आय को बढ़ाना, इनकम को बढ़ाना। सबसे पहले क्या है? पुराने कम उपज वाले फल उद्यानों का कायाकल्प तथा अखरोट, बादाम और खुमानी की उच्च घनत्व कृषि क्षेत्र को बढ़ाना। किसके? कि एक तो जो पुराने कम उपज वाले उद्यान है उनको डेवलप करके उनकी उपज को बढ़ाना, उसके साथ साथ में अखरोट, बादाम और खुमानी के जो है
प्रोडक्शन क्षेत्र जो है, उत्पादन क्षेत्र जो है, उनको बढ़ाना, उनको और ज्यादा करना। बागवानी के लिए समर्पित कार्यक्रम। फिर पशुपालन के लिए कौन सा है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आसपास रोजगार सृजन करने की सुविधा हेतु क्षेत्र में उद्यमिता को सहायता देना। अगर कोई भी अगर पशुपालन क्षेत्र में अगर कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना चाह रहा है डेयरी वगैरह का, तो उसके लिए विशेष सहायता देना। पशु चिकित्सा एवं अर्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशाला तथा निजी क्षेत्र में प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबंध पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना भी दी जाएगी। अगर कोई डेयरी इंडस्ट्री स्टेब्लिश डेयरी के लिए कुछ करना चाह रहा है, या इसके अलावा पशु चिकित्सा, अर्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशाला, निजी क्षेत्र में प्रजनन सुविधा के लिए अगर कोई डेवलप करना चाह रहा है अगर इंस्टीट्यूट, तो उसको न केवल कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, बल्कि उसको लोन की सुविधा है वो भी दी जाएगी। आसान शर्तों पर उसको लोन भी मिल सके, और उसके साथ साथ में उसको कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। उसका भी डिसाइड नहीं किया गया कि कितनी दी जाएगी, लेकिन कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। अगर इस सेक्टर में, अगर पशुपालन के क्षेत्र में अगर कोई भी अगर स्टेब्लिश कर रहा है, वर्तमान में भी डेयरी क्षेत्र के लिए जो है वो कैपिटलाइज सब्सिडी दी जाती है। उसके साथ साथ में जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स वगैरह या उसके प्रजनन केंद्र वगैरह जो अगर कोई खोलना चाहता है, तो उसके लिए भी अभी कैपिटल सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। उच्च मूल्य की कृषि सहायता। उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना, जो कोकोनट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोकोनट जो है प्रोत्साहन योजना जो है वो दी जाएगी। और उसके साथ साथ में भारतीय काजू एवं कोको कार्यक्रम जो है वो भी चलाया जाएगा, यहाँ से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और कोकोनट प्रोडक्शन में उसमें जो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कि उनकी जो कोकोनट प्रोडक्शन करने वाले है उनकी आय को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा भारतीय काजू और कोको को बढ़ाने के, उनकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम, जिसमें कर्मचारी भूमिका के साथ प्रशिक्षण के अनुरूप बनाकर और पारदर्शिता और उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों, कितना 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण और फिश एफपीओ के साथ स्टार्टअप और महिला प्रधान समूह को जोड़ने के लिए बाजार संपर्क को समर्थ बनाने के लिए मत्स्य पालन के लिए विशेष की 500 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। और जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया जो है, उन कोस्टल एरियाज में मत्स्य के लिए जो है सुविधाओं को बढ़ाना, जो मत्स्य पालन करने वाले उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाना, और उसके साथ साथ में उसमें महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने के लिए विशेष कार्य किया जाएगा। उसके अलावा चंदन की खेती के लिए संकेंद्रित खेती और कटाई उपरांत प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसके लिए विशेष सहायता। और भारत विस्तार के तौर पे एआई प्रणाली के साथ कृषि पद्धतियों के संबंध में एग्रीस्टेक पोर्टल और आईसीआरए पैकेज को एकीकृत करना। कौन सा? एग्रीस्टेक पोर्टल और आईसीआर पैकेज जो है उनको एकीकृत करना। कर प्रस्ताव क्या क्या रहेंगे इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? अनन्य आर्थिक क्षेत्र या गहरे समुद्र में भारतीय जलयानों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को ड्यूटी मुक्त करना। जो भारतीयों द्वारा अगर जो मछली पकड़ी जाती है और वो फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको ड्यूटी मुक्त करना। विदेशी पत्तन पर ऐसी मछलियों को लैंडिंग को वस्तुओं का निर्यात करना। सदस्यों द्वारा पशु चारा की आपूर्ति तथा उत्पादित कपास बीजों को शामिल करने के लिए संबंध प्राथमिक सहकारी समितियों को छूट प्रदान करना। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको विशेष छूट देना। किसके लिए? जो पशु चारा की आपूर्ति करते हैं या कपास के उत्पादित बीजों को जो कार्य करते हैं उनको। अंतर सहकारी समितियों के लाभांश, जो इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जब प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अगर डिविडेंड को अगर आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सदस्यों के बीच में, तो उसके लिए जो डिविडेंड जो देते हैं, जो लाभ को बांटा जाता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसमें छूट दी जाएगी। अंतर सहकारी समितियों की लाभांश आय को नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति देना, जो इसमें सदस्यों के वितरित की जाए। अब इस मीन्स के अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें 25 सदस्य मेंबर है और उन्होंने मान लो सपोज कीजिए कि 25 लाख रुपए सालाना कमाए और उस 25 लाख रुपए के पूरे को सदस्यों के बीच में आपस में बराबर बांट दिया गया, तो उसको जो सदस्यों को जो आय मिली है उनको उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, वो उनकी आय में शामिल नहीं की जाएगी, विशेष छूट उसमें दी जाएगी। सोसाइटी से जो डिविडेंड अर्निंग करते हैं, सोसाइटी के प्रॉफिट में से जो आय अर्निंग की है उसके ऊपर आपको छूट मिलेगी 3 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट आपका है 3 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 21/1/26 तक अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ द्वारा कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर छूट की अनुमति केवल उसके सहकारी सदस्यों को वितरित लाभांश के लिए होगी। मींस कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी
मार्केट में कहीं किसी कंपनी में पैसा लगाती है अपना, एक तो होता है कि वो कोई ना कोई प्रोसेसिंग, कोई ना कोई कार्य जो कर रहे, वर्क कर रहे, उसमें एंगेज होकर जो कुछ इनकम उसने अर्न की, पहला वो। दूसरा वो कि उसने उस पे अपना पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट में किसी कंपनी में लगाया, शेयर मार्केट में लगाया और वहां से अर्निंग की। तो उन दोनों अर्निंग से अगर वो उनके बीच में डिवाइड की जाती है, अगर मेंबर्स के बीच में, सोसाइटी के जो मेंबर उनको अगर बांटी जाती है तो उनको आयकर में छूट मिलेगी। अगर नहीं बांटी जाती है तो सोसाइटी को उसको टैक्स पे करना होगा उस इनकम का, और अगर बांट दी जाती है तो उसमें आयकर में छूट मिलेगी मेंबर्स को भी और सोसाइटी को भी। अब है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। किसके बारे में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु विभिन्न पहल INVIT, IEIT और NIIF और NABFIT 5 लाख की जनसंख्या से अधिक आबादी वाले शहरों में टीयर 2 और टीयर 3 जो शहर है उनमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष ध्यान देना। और उसके वाला पब्लिक कैप्स, ऋणकर्ताओं को सुव्यवस्थित आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए संरचना जोखिम गारंटी निधि का स्थापित करना। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर कोई कंपनी कार्य कर रही है तो उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, जो भी अगर आपने लोन ले रखा है तो उनको क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए संरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित की जाएगी। कौन सी की जाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जो है वो स्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, जो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर काम कर रहा है उसको क्रेडिट गारंटी देने के लिए। समर्पित REIT की स्थापना करके CPSC की रियल एस्टेट अस्तियों की रिसाइकलिंग करना। पूर्व में डाकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाली एक नई समर्पित माल ढुलाई गलियारे की स्थापना। कहां से कहां तक? डाकुनी, पूर्व में डाकुनी से लेकर सूरत तक के लिए एक समर्पित माल ढुलाई गलियारे की स्थापना करना। इंटीग्रेट वो जो है आपके गुड्स जो है वो बनाया जाएगा, गुड्स ट्रेन के लिए गलियारा बनाया जाएगा। कहां से? डमोनी से लेकर सूरत तक। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया गया बॉम्बे टू दिल्ली के लिए, उसी तरह से कॉरिडोर स्टेब्लिश किया जाएगा गुड सप्लाई के लिए डाकुनी से लेकर सूरत के बीच में। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो कॉरिडोर जो है गुड्स कॉरिडोर जो बनाया जाएगा वो कहां से कहां तक बनाया जाएगा? डाकुनी से लेकर सूरत तक को जोड़ने के लिए माल ढुलाई मीन्स गुड सप्लाई जो कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। प्रचुर खनिज वाले इलाकों, औद्योगिक केंद्रों और पत्तनों को जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करना। कितने? 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे। किस किस को? जहां पे खनिज ज्यादा है, औद्योगिक क्षेत्र है और जो ये अपने पोर्ट वगैरह है उनको आपस में जोड़ने के लिए 20 नए जो है वो आपके राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। पहला क्या बनाया जाएगा? डाकुनी से सूरत के बीच में जो है वो कॉरिडोर बनाया जाएगा, गुड्स कॉरिडोर। दूसरा फिर है 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए काम करने वाले जहाज मरम्मत परिवेश स्थापित किए जाएंगे। जो अंतर्देशीय जो जहाज जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो जो है जहाज मरम्मत के लिए कार्य है, उनके लिए वो बनाया जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटवर्ती शिपिंग के शहरों की हिस्सेदारी को वर्ष 2047 तक 6% से बढ़ाकर कितना करना है? 12% तक करना है। कितना करना है? 12% तक के लिए। और तटवर्ती कार्गो संवर्धन स्कीम शुरू की जाएगी। जो तटवर्ती क्षेत्र वहां पे कार्गो जो है प्रमोशन स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी। और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समुद्री जहाज VGF स्कीम शुरू की जाएगी। जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है इनका स्वदेशी करने के लिए भी VGF स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी। किसके लिए? ये अपने जहाज वगैरह के निर्माण के लिए, शिपिंग निर्माण के लिए। SASCI स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 2 लाख करोड़ की सहायता दी जाएगी और पूर्वोदय एकीकृत पूर्वी तटीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास भी किया जाएगा। पूर्व तटीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। राज्यों को 2 लाख तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक गुड्स कॉरिडोर बनाया जाएगा, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे और जो है अंतर्देशीय जलमार्ग और तटवर्ती शिपिंग जो है उसमें हिस्सेदारी जो है वो 6% अभी वर्तमान में उसको बढ़ाकर 47 तक 12% करने की विशेष स्कीम है। ये आपके इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट जो रहेगा आपके ये रहेगा कॉरिडोर वाला। दूसरा नए राष्ट्रीय राजमार्ग कितने बनाए जा रहे हैं?
पूर्व तटीय मतलब पूर्वोदय के क्षेत्रों के लिए पूर्व तटीय औद्योगिक कॉरिडोर जो है उसको उसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, लॉन्ग टर्म जो है एनर्जी सेफ्टी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। 20,000 करोड़ रुपए से के प्रीव्यू के साथ कार्बन कैप्चर उपभोग भंडारण अपनाने की स्कीम। कौन सी? 20,000 करोड़ रुपए का खर्च करके कार्बन कैप्चर उपभोग और भंडारण की। दूसरा, सोलर ग्लास के विनिर्माण में प्रयुक्त सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर बीसीडी की छूट, बेसिक शुल्क की जो है वो छूट दी जाएगी। किसके ऊपर? सोलर जो ग्लास, जो सोलर वाला जो प्लेट लगाई जाती है उसके ऊपर जो ग्लास लगता है उसके निर्माण के लिए जो सोडियम एंटीमोनेट जो होता है वो आयात किया जाता है, उसके आयात पर जो है वो बेसिक जो है छूट दी जाएगी, जिससे आपके सोलर सिस्टम अगर कोई लगवाना है तो वो सस्ते होंगे आपके। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षित पूंजीगत सामानों के आयात पर, जो खनिजों के प्रसंस्करण के लिए प्रोसेसिंग के लिए जो अगर कोई कैपिटल गुड्स चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, अगर उसको आयात कर रहे हो तो उस पर भी आपको बेसिक जो है शुल्क छूट दी जाएगी, बेसिक शुल्क जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा आपको। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले लिथियम आयन सेल बैटरियों की विनिर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामान के लिए भी विशेष छूट दी जाएगी। ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आप गुड्स कर रहे हो उसके लिए छूट दी जाएगी कि अगर बैटरी जो आप जो लिथियम बैटरी जो बनाते हैं उसमें लिथियम आयन सेल की निर्माण के लिए जो मशीनरी यूज की जाती है। पूंजीगत गुड्स मींस की जो मशीनरी किसी वस्तु को बनाने के लिए अगर आप काम में ले रहे हो तो उस मशीनरी को अपन बोलते हैं कैपिटल गुड्स या पूंजीगत सामान, कि जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए जो काम में ली जाती है मशीनरी उसको अपन कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो अगर कोई भी बैटरी के निर्माण के लिए अगर कोई मशीनरी मंगवा रहा है तो उस मशीनरी को मंगाने के लिए जो आयात शुल्क लगता है उस पर भी आपको छूट दी जाएगी। 2035 तक नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित सामानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क रियायत का विस्तार करना और यह सुविधा सभी नाभिकीय संयंत्रों के लिए उनकी क्षमता के निरपेक्ष लागू करना। अब जो परमाणु ऊर्जा बनाने वाले केंद्र से वहां पे जो मशीनरी चाहिए उसको प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसके लिए भी अगर कोई मशीनरी मंगा रहा है तो उसको भी जो है ड्यूटी में छूट मिलेगी। और बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को छोड़ना। अब बायोगैस मिश्रित जो सीएनजी बना रहे हैं उसके अंदर आपके एक्साइज ड्यूटी लगती है, उस एक्साइज ड्यूटी में से जो बायोमास के ऊपर जो ड्यूटी लगी है उसके ऊपर छूट देना। सीएनजी के ऊपर लगेगी लेकिन जो सीएनजी के लिए जो बायोमास आपने यूज किया साथ में मिक्स करने के लिए उसके ऊपर आपको छूट मिलेगी, केवल बायोमास के संपूर्ण मूल्य पर छूट। नेक्स्ट आपका है शहरीकरण, शहरी आर्थिक क्षेत्र, सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने की शहरों की क्षमता बढ़ाना, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों तथा तीर्थ नगरों पर फोकस करना। किस किस पे फोकस रहेगा? टीयर 2 और टीयर 3 मींस की 5 लाख की आबादी के आसपास के क्षेत्र जो है उनमें, और तीर्थ जो नगर है जो आपके धार्मिक क्षेत्र जो है उनके ऊपर विशेष फोकस। वर्दी संयोजक शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी। ये जो है 7 हाई स्पीड जो है रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रेलवे के तौर पे यही इतना बजट में इसमें एक गुड्स जो कॉरिडोर बनाना और दूसरा डोमिनी से उसके सूरत के बीच में, और दूसरी जो घोषणा है रेलवे के तौर पे वो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच में 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणालियों के आधार पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। याद रखना, पहला मुंबई टू पुणे, दूसरा पुणे टू हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद टू बेंगलुरु, चौथा आपका हैदराबाद टू चेन्नई, पांचवा चेन्नई टू बेंगलुरु, छठा आपका दिल्ली टू वाराणसी और सातवां आपका वाराणसी टू सिलीगुड़ी। ये 7 जो है वो स्पेशल जो हाई स्पीड कॉरिडोर जो है ट्रेन की रेलवे के लिए वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है जन केंद्रित विकास के तौर पे। जन केंद्रित विकास जरण और संबंध देखभाल सेवाओं को शामिल करके एक मजबूत सेवा इकोसिस्टम का निर्माण करना,
1.5 लाख बहुकुशल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। कितने लोगों को? 1.5 लाख लोगों को जो मल्टीटास्किंग जो है उनको प्रशिक्षित करना। समूह स्तरीय संघों के भीतर समुदाय आधारित खुदरा आउटलेट के रूप में स्थापित स्वयं सहायता समूह उद्यमिता मार्ट ओपन करना। दिव्यांगजन कौशल योजना उद्योगों के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका अवसर उपलब्ध करवाने और दिव्यांग समूहों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो तैयार करना। मीन्स कि दिव्यांगजनों में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना। दिव्यांग सहारा योजना सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायता उपकरणों तक समयबद्ध पहुंच करना। उनको जो उपकरण चाहिए उन उपकरणों की पहुंच या उन तक उनको उपलब्ध करवाना। सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, R&D में निवेश और AI एकीकरण के लिए भारत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम को सहायता देना। मीन्स की जो दिव्यांगजनों के लिए जो आवश्यक उपकरण है उन उपकरणों को के लिए बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उनका करना, उसके साथ साथ में जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी उसके साथ में मिलाना और अपने यहीं पे जो है वो उनके लिए जो अंग चाहिए, आर्टिफिशियल जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उनका यहीं पे निर्माण करने में सहायता देना। आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में PM दिव्यांगजन केंद्रों को मजबूत करना। उत्तर भारत में निमहांस 2 की स्थापना करना और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत करना। कौन पे? रांची और तेजपुर में। जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रामा केयर सेंटर स्थापित करना। क्या है? जिला अस्पताल जो भी है वहां पे आपातकालीन और ट्रामा केयर सेंटर जो है वो स्थापित करना सभी जिला केंद्रों पर। विश्वास आधारित शासन, नेक्स्ट पॉइंट आपका है विश्वास आधारित शासन। Tier 2 और Tier 3 के प्राधिकृत आर्थिक और ऑपरेटरों के लिए ड्यूटी डेफरल अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करना। पात्र विनिर्माता आयातक को समान ड्यूटी डेफरल सुविधा मिलना। सरकारी एजेंसियों को AI प्रत्यान का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना कि गवर्नमेंट एजेंसियां जो है वो AI का यूज करे। स्वयं घोषणा इत्यादि के साथ कस्टम वेयर हाउसिंग फ्रेमवर्क का वेयर हाउस ऑपरेटर केंद्रित प्रणाली में रूपांतरित करना। सीमा शुल्क पर बाध्यकारी यूनियन नियमन की वैधता अवधि जो 3 वर्ष है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष। नेक्स्ट आपका भरोसेमंद आयातक द्वारा दर्ज बिल की फाइलिंग और सामानों के आगमन को स्वचालित रूप से सूचित करना। मीन्स की जो आपके रेगुलर ट्रस्टेबल सप्लायर जो है इंपोर्ट के लिए उनको ऑटोमेटेड रूप से करना। भरोसेमंद लंबी आपूर्ति चेन वाले नियमित आयातों को जोखिम प्रणाली में मान्य किया जाएगा ताकि उनके कार्गो के हर बार सत्यापन की प्रक्रिया को कम किया जाए। अब जो रेगुलर आपके ट्रस्टेबल जो सप्लायर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जहां से आप रेगुलर माल मंगाते हो और लंबे टाइम से उन्हीं के साथ में आप जुड़े हुए हो तो उनको एक तो जो आपकी जो इंपोर्ट में जो जोखिम या रिस्क है उसको कम करने के लिए उसके दायरे में लेके आना और उसके साथ साथ में उनका जो कार्गो का बार बार जो चेकिंग जो होती है उस चेकिंग को कम करना ताकि माल की सप्लाई जो है वो कम समय में पहुंच सके। आप अगर किसी चीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो वो समय पर आपके पास में पहुंच सके, इसके लिए जो कार्गो की चेकिंग है उसको भी कम करना। किसके लिए? जो कंटिन्यूअस आपके साथ में जुड़े हुए सप्लायर है, जो इंटरनेशनल लेवल के जो जुड़े हुए कंटिन्यूअस आपके ट्रस्टेबल जो सप्लायर है उनके साथ में आपको उनके एक तो जोखिम को कवर करना है और उसके साथ साथ में उनकी जो चेकिंग है उसको भी कम समय में और कम करना है उसकी चेकिंग को। फिर है आपका व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता। इंडिविजुअल पर्सनल रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया को पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी लिखितों में निवेश की अनुमति दी जाएगी। इंडिविजुअल जो NRI जो है उनको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन लोगों के द्वारा भारतीय स्टॉक मार्केट में जो निवेश किया जाता है स्टॉक मार्केट में उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और अगर किसी कंपनी की डायरेक्ट हिस्सेदारी अगर खरीदी जाती है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, FDI। और जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो शेयर मार्केट में किया जाता है। सूचीबद्ध कंपनियों में इक्विटी लिखितों में निवेश की अनुमति मींस कि NRI को भी उसमें पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें NRI को भी जोड़ा जाएगा। वास्तविक व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णित ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस परियोजना को TDS प्रभावित नहीं किया जाएगा। अब जो मोटर क्लेम अगर किसी व्यक्ति को मिलता है कोर्ट का यह प्रावधान होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उस पैसे को FD में रखा जाता है 3 साल से 5 साल के लिए। उसका जैसे अगर किसी को 10 लाख रुपए मिले तो 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए उसको
जो है वो सहायता दी जाएगी। बाकी का क्लेम को आपको 3 से 5 साल के लिए एफडी में रखा जाता है। एफडी में जब भी रखा जाता है तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, टैक्सेबल इनकम में काउंट होता है। तो अभी उसको जो नया प्रावधान जो किया है उसके अनुसार जो आपके एफडी पे जो अगर मोटर दुर्घटना से अगर कोई क्लेम मिला है उसकी अगर एफडी है उसके ब्याज पर जो है इनकम टैक्स आपको नहीं लगेगा। न तो इनकम टैक्स लगेगा, न तो आयकर लगेगा, और ना ही उसके ऊपर टीडीएस जो काटती है बैंकें, एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटते हैं ना, वो टीडीएस भी नहीं कटेगा। ये विशेष छूट आपको दी जाएगी किसके लिए, मोटर दुर्घटना द्वारा जो क्लेम आपको मिला उसके ऊपर जो क्लेम के पैसे की जो एफडी बनाई जाती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वो इंटरेस्ट आपका इनकम टैक्स फ्री रहेगा। क्या रहेगा, इनकम टैक्स फ्री रहेगा। विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी धनराशि के निर्धारण के 5 और 20% से घटाकर 2% कर दिया जाए। अगर आप फॉरेन टूर कर रहे हो, फॉरेन टूर के ऊपर आपके जो टीडीएस लगता था, टैक्स लगता था, वो टैक्स का 5% और 20% डिपेंड ऑन आपके टूर की वैल्यू के हिसाब से था, एक्सपेंसेस के हिसाब से था, उसको घटाकर एक मात्र कर दिया, 2% कर दिया गया आपको। तो फॉरेन घूमने वालों के लिए थोड़ा सा इजी हो गया कि जो उसके ऊपर टैक्स लगता था उस टैक्स को 5 और 20% से घटाकर एक ही दर 2% कर दी गई है। नेक्स्ट आपके उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया। अब अगर कोई व्यक्ति फॉरेन पढ़ रहा है, विदेश में अगर पढ़ता है, तो अपन एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में अगर उसको पैसा भेज रहे हैं तो उसके ऊपर टीडीएस लगता था। उस टीडीएस की जो दर थी आपके 5% थी। उसमें क्या है कि केवल एजुकेशन पर्पस से, किसके पर्पस से, एजुकेशन या मेडिकल पर्पस से अगर कोई बाहर जा रहा है और उसको पैसा भेज रहे हो आप बाहर मेडिकल पर्पस या एजुकेशन के पर्पस से, तो जो 5% टीडीएस लगता था उसको घटाकर कितना कर दिया है, 2% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 2%। नेक्स्ट आपका है जनशक्ति सेवाओं की प्रदायगी पर टीडीएस को या तो 1% या 2% ही रखा जाएगा। जो पब्लिक के लिए जो सेवाएं दी जाती है उन सेवाओं के ऊपर जो टीडीएस जो लगता है उसके ऊपर जो है आपको 1% या 2% ही उसकी रहेगी। छोटे करदाताओं के लिए नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से कम या शून्य कटौती प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा भी दी जाएगी। जो छोटे टैक्स पेयर जो है, जिनका टैक्स इनकम जो है वो टैक्सेबल के दायरे में नहीं आती लेकिन टैक्स भी वो पे करते हैं, तो उनको जो है कटौती प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जा सकेगा स्वचालित माध्यम से। नेक्स्ट आपका है छोटे करदाताओं के लिए, फिर अनेक कंपनियों की प्रतिभूति धारित करने वाले करदाताओं से फॉर्म 15G और 15H स्वीकार करने के लिए न्यासों को सक्षम बनाया जाएगा। अब पहले क्या कि 15G और 15H जो है वो बैंकों में इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस ना कटे उसके लिए दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि अगर कंपनियों की अगर आपके पास में जो है सिक्योरिटी है उसके लिए भी आप 15G और 15H जो है वो जमा करवा सकते हो। 15G और H जो है केवल एफडी के इंटरेस्ट के साथ में नहीं, अगर आपके पास में कोई कंपनी की सिक्योरिटी है तो उसके लिए भी आप टीडीएस ना घटाने के लिए 15GS दे सकते हो, बशर्ते उसकी कंडीशन है कि आप टीडीएस के लिए 15GS तभी दे सकते हो जब आपकी इनकम टैक्स के दायरे से कम रहती है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो तो आप कभी भी 15GS नहीं दे सकते, आपको उसका जो भी टीडीएस कटेगा वो आपकी इनकम टैक्स में एडजस्ट होगा। तो कौन कौन सी चीजें छूट आई, एक तो आपको एनआरआई को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में छूट दी गई, दूसरा जो आपके मोटर दुर्घटना में जो एफडी बनती थी, क्लेम की एफडी जो बनती थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स लगता था वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। विदेशी टूर करने वाला अगर है तो उसको अभी 2% टैक्स ही देना होगा। कितना लगेगा, 2%, पहले 5 और 20% लगता था। तीसरा, अगर कोई आप एजुकेशन या मेडिकल पर्पज से अगर फॉरेन में जो आप पैसा भेजते हो उसके ऊपर जो टीडीएस की दर है वो 5 से घटाकर कितनी कर दी, 2%। और जो अगर सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर जो है उन लोगों का जो टीडीएस काटते हैं उनकी सर्विस के बदले में जो उसको पेमेंट करने पे वो 1% या 2% ही उसकी टीडीएस को दर रखा जाएगा। कंपनियों की अगर जो प्रतिभूति है जो सिक्योरिटी लेते हैं उसके ऊपर भी आप 15GH जो है 15G और 15H है वो जमा करवा सकते हो। संशोधित रिटर्न के लिए उपलब्ध समय को मामूली शुल्क के भुगतान के लिए 31 दिसंबर से बढ़ाकर कितना कर दिया, अभी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर थी, उसको बढ़ाकर 31 मार्च तक कर सकते हो आप। कुछ पेमेंट पेनल्टी पे करके, कुछ फीस पे करके आप अपना रिटर्न की जो अंतिम तारीख होती है 31 जुलाई होती है, कुछ आप फीस पे करके उसको 31 दिसंबर तक कर सकते हो। अब उसको आप 31 मार्च तक भी फीस पेमेंट करने के बाद में उसका जो है वो पेमेंट कर सकते हो, आप इनकम टैक्स पे कर सकते हो, भर सकते हो।
ITR 1, ITR 2 दाखिल करने वाले व्यक्तियों के लिए 31 जुलाई तक और लेखा परीक्षित व्यवसाय अथवा न्यासियों के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव। वो सेम ही था ITR 1 और 2 के लिए। अगर आप भर रहे हो तो आपको 31 जुलाई तक है, और इसके अलावा जो है जो कंपनी वगैरह के लिए या ऑडिटेड जो है उसके लिए 31 अगस्त की जो है डेट होती है। अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट वाली अगर कोई कंपनी का अगर रिटर्न फाइल करने का है या ट्रस्ट का है तो उनके लिए 31 अगस्त है, और नॉर्मल ITR भरने के लिए अपन लोगों के लिए जो टाइम सीमा जो है वो 31 जुलाई तक है। किसी अनिवासी मींस के NRI द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर काटे जाने वाले TDS को पेन के स्थान पर निवासी क्रेता के पेन के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। अगर कोई NRI की अचल संपत्ति के ऊपर टैक्स काटा जाता है तो पहले उसके लिए टेन नंबर लिया जाता है, टेम्परेरी अकाउंट नंबर। उसकी जगह पे किसी उसके पेन के माध्यम से भी जमा करवाया जा सकता है। छोटे करदाताओं के लिए एक निश्चित आकार के कम मूल्य वाले विदेशी आस्ति प्रकटन के लिए एक बार की 6 माह की अवधि के लिए प्रावधान। करदाताओं को पुनर्निर्धारण कार्रवाई के आरंभ के पश्चात भी अपनी विवरणियों को संगत अवधि के लिए लागू दर के ऊपर 10% अतिरिक्त कर दर अद्यतन करने की अनुमति होगी। मीन्स की टैक्स भरने के बाद में भी आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो आप उसमें? करदाताओं को पुनर्निर्धारण कार्रवाई के आरंभ के पश्चात भी अपनी विवरणियों को संगत अवधि के लिए लागू दर के ऊपर 10% अतिरिक्त कर दर पर अद्यतन करने की, चेंज करने की अनुमति रहेगी। आंकड़े कम दिखाने के मामलों में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति संबंधी ढांचे का विस्तार गलत सूचना देने के मामले में भी किया जाएगा। लेखाबाई और दस्तावेज प्रस्तुत न करने, PDS भुगतान की अपेक्षा को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया कि अगर कोई लेखाबाई या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, डिटेल गलत देता है, तो जो पहले किसके दायरा में था, अपराध की श्रेणी में आता था, उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। 20 लाख से कम मूल्य के साथ गैर अचल विदेशी संपत्तियों को प्रकट नहीं करने के संबंध में 1/10/24 से भूतलक्षी प्रभाव से मुकदमेबाजी से मुक्ति दी गई। अगर 20 लाख से कम के मूल्य की गैर अचल संपत्तियों को अगर किसी ने बाहर से लेके आया और उसको प्रकट नहीं किया गया है तो उसके लिए जो है मुकदमेबाजी है उसको खत्म कर दी गई है। सरल प्रोसेस से आप उसका निपटारा कर सकते हैं। सभी अनिवासी जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट होगी। भारतीय लेखांकन मानकों में आय गणना एवं प्रकटीकरण मानकों की अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जो इनकम टैक्स के लिए सारे प्रावधान और सिस्टम को सही प्रॉपरली सरलीकृत करेगा। सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए पूंजीगत लाभ के रूप में कर बायबैक हो, तथापि प्रमोटर्स अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे। उपलब्ध M80 को नई व्यवस्था में कर देयता की 1/4 तक समायोजित करने की अनुमति होगी। M80 को अंतिम कर बनाने का प्रस्ताव। कैंसर रोगियों के लिए 17 ड्रग्स का या दवाइयों पर विशेष बेसिक जो कस्टम ड्यूटी है उसमें छूट दी जाएगी। किसके लिए? कैंसर रोगियों के लिए। और 17 ड्रग्स और दवाइयां जो कैंसर रोगियों के लिए आती है उनके ऊपर विशेष जो बेसिक जो ड्यूटी है उसमें छूट दी जाएगी। कार्गो अनुमति अनुमोदन के लिए एकल और अंतर संयोजित डिजिटल विंडो, जो कार्गो का जो अनुमति मतलब परमिशन जो लेते हैं उसकी चेकिंग वगैरह होती है उसके लिए जो है एकल डिजिटल जो विंडो है वो शुरू की जाएगी। सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली 2 वर्षों में आरंभ कर दी जाएगी। जो सीमा शुल्क है उसके लिए एक ही प्रणाली जो है, एक ही टैक्सेबल सिस्टम जो है वो 2 साल के अंतर्गत शुरू कर दिया जाएगा। विवाद के निपटान के इच्छुक ईमानदार करदाता आप दंड के स्थान पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर मामलों को बंद कर सकेंगे। अगर कोई किसी के इनकम टैक्स का अगर कोई भी चल रहा है लफड़ा तो उसको आप दंड का प्रावधान की जगह आप जो उसके ऊपर टैक्स बन जाए उस टैक्स का भुगतान करके आप उस मुकदमे को समाप्त कर सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो। अब है आपका राजकोषीय मामले। अब राजकोषीय मामलों में आपके क्या रहेगा, पहले आते हैं कि बजट के हिसाब से आपके घाटे कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका राजस्व घाटा रहेगा, राजस्व घाटा मीन्स की राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये हो गया आपका राजस्व घाटा। मीन्स की जो राजस्व प्राप्तियां जो सरकार की है उनमें से अगर राजस्व प्राप्तियां अगर कम होती है और राजस्व व्यय ज्यादा होता है तो आपका क्या रहेगा, राजकोषीय घाटा रहेगा। कौन सा रहेगा, राजकोषीय घाटा। दूसरा आपका सेकंड रहेगा जो है वो रहेगा आपका राजकोषीय घाटा। कौन सा रहेगा, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा।
कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां जो है, कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर, उधार को छोड़कर। मेंस की जो राजकोषीय घाटा जो होता है उसकी पूर्ति कहां से करते हैं अपन? उधार से पूर्ति करते हैं। तो इसलिए कुल जो राजकोषीय घाटा जो है वो क्या रहेगा आपका? जो कुल राजकोषीय घाटा होगा कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां माइनस कर देते उधारी को छोड़कर, तो जो वैल्यू आएगी वो राजकोषीय घाटा होता है। और उस राजकोषीय घाटे की जो क्षतिपूर्ति है वो किससे की जाती है? उधार देकर। इस घाटे की पूर्ति किससे की जाती है? किसके बराबर होता है? उधार जो आपने लिया है उधार के बराबर। जो आप उधार लोगे उसके बराबर राजकोषीय घाटा होता है, क्योंकि इसकी पूर्ति जो आप है वो उधार लेकर करोगे। राजकोषीय घाटे की पूर्ति कहां से करेंगे अपन? उधार लेकर राजकोषीय घाटे की पूर्ति करेंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटा। कौन सा? प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा माइनस जो ब्याज अदायगी आपने की है, जो ब्याज का पेमेंट आपने किया है, ब्याज अदायगी जो की है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान जो है वो करने के बाद में, माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी आपका? प्राइमरी डिफिसिट। कौन सा? प्राइमरी डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या होगा? कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस करना, बट जो लोन आपने लिया है, उधारी जो आपने ली, उसको हटाने के बाद में जो आता है उसको आपको शामिल करना है, वो आपका हो जाएगा राजकोषीय। और राजस्व घाटा मींस कि राजस्व टोटल व्यय जो है उसमें से राजस्व आय या प्राप्तियों को माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटा मींस कि कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस करना है, बट प्राप्तियों में से आपको उधारी जो ली है उसको घटाना है, तो वो आपका राजकोषीय घाटा है। वो राजकोषीय घाटे की जो क्षतिपूर्ति जो है वो कहां से की जाती है? उधार लेकर की जाती है। उधार के बराबर होता है राजकोषीय घाटा हमेशा। किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा हमेशा उधार के बराबर होता है। अब अपना इस साल के जो राजकोषीय घाटे का जो है वो सिस्टम क्या है? सरकार ने 41% वितरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया। 16वां वित्त आयोग जो है उसका वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 26-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान है। कितना है? 26-27 के लिए जो सरकार से, केंद्र सरकार से जो प्रावधान जो है वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई है वो 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो राज्यों को देना है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान भी शामिल है। तो 16वें वित्त आयोग के द्वारा 26-27 में जो राज्यों को मिलने वाली राशि है वो आपकी रहेगी 1.4 लाख करोड़ रुपए जो है वो रहेगी, जिसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को, जो पंचायतों को और नगर पालिकाओं को पैसा दिया जाता है वो भी इसी में शामिल है। 1.4 लाख करोड़ रुपए जो देगी सरकार राज्यों को वो उसमें ही शामिल है। नेक्स्ट आपका रहेगा केंद्र सरकार को वर्ष 2030 तक 50+1 की जीडीपी और ऋण का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 50% जीडीपी के बराबर आपको ऋण का जो है वो प्रावधान रखा गया है। या तो 50+-1 का मतलब कि 51 से 49 के बीच में आपको ऋण का जीडीपी के साथ में अनुपात रखना है। ऋण और जीडीपी का अनुपात संशोधित अनुमान 25-26 के जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 26-27 में जीडीपी के 55.6% रहने का अनुमान। मींस की आपकी टोटल जीडीपी की साइज का आपको कितना ऋण ले सकते हो उसके लिए जो सीमा निर्धारित की गई है वो 50+-1 मींस की 49 से 51% के बीच में जीडीपी के बीच में वो ऋण रखना है आपको कुल जीडीपी के प्रतिशत। वर्तमान में जो 25-26 में जो आपका जीडीपी के साथ में ऋण अनुपात था वो कितना था? 56.1। कितना था? 56.1। और 26-27 के लिए अनुमान जो लगाया गया वो रहेगा 55.6%। कितना रहने का अनुमान है? जीडीपी का 55.6% अपन ने लोन ले रखा है दूसरे लोगों से, चाहे अपनी जनता से या विदेशों से या बैंकिंग संस्थाओं से। गवर्नमेंट ने जीडीपी, जो कुल जीडीपी की वैल्यू है उसका 56.1% इस साल में है। आने वाले साल में जो अनुमान लगाया है वो 55.6% ऋण लेने का अनुमान लगाया है कुल जीडीपी का। और उसको 2030 तक 49 से 51 के बीच में लेके आने का जो है वो टारगेट रखा गया है। मींस 50+-1%। या तो
एक माइनस हो सकता है, एक या ऊपर हो सकता है। मीन्स की ऑन एन एवरेज 49 से 51 के बीच में जीडीपी से ऋण के अनुपात को रखने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जो आपका जीडीपी से ऋण का अनुपात है वो 56.1 है। आने वाले वर्ष के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो 55.6% का। याद रखना विशेष तौर से प्रश्न इसमें से 100% आपको मिल सकता है किसी भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में इसमें से मिल सकता है कि जीडीपी से ऋण के अनुपात का 2030 का लक्ष्य 50+-1, वर्तमान में 56.1 और 26-27 के लिए अनुमानित जीडीपी से ऋण अनुपात रहेगा वो 55.6%। अब है राजकोषीय घाटा। कौन सा? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान कितना है? 25-26 के लिए फिस्कल डिफिसिट 4.4% रहने का एस्टिमेटेड आइडिया है। एस्टिमेटेड एजम्पशन जो है वो 4.4% परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कुल जीडीपी का 4.4% आपका राजकोषीय घाटा रहने का अनुपात है 25-26 के लिए। बट 26-27 के लिए जो अनुमान लगाया वो 4.3 का लगाया है। तो 25-26 के लिए 4.4 और 26-27 के लिए 4.3 राजकोषीय घाटा है। डेब्ट रेशियो जो है जीडीपी से ऋण अनुपात जो है वो आपका 2030 तक 50+-1 और वर्तमान में 25-26 के लिए 56.1 और 26-27 के लिए अनुमान जो लगाया वो 55.6% डेब्ट जीडीपी रेशियो। और आज फिस्कल डिफिसिट 4.4 करंट का जो 25-26 का और 26-27 के लिए अनुमान जो है फिस्कल डिफिसिट का 4.3 का फिस्कल डिफिसिट का अनुमान है। अब घाटे की प्रवृत्तियों के लिए आपका ग्राफ फिस्कल डिफिसिट 4.3 रहने का है, रेवेन्यू डिफिसिट 4% और प्राइमरी डिफिसिट आपका 3% और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है 2.80। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसमें से कर सकते। अब रुपया कहां से आता है और कहां जाता है? रुपया आपका कहां से आता है और कहां जाता है? रुपया कहां से आता है और कहां जाता है? अब देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स से आपका 18% आता है। कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आ रहा है? कॉर्पोरेशन टैक्स जो है उससे आपको 18% पैसा मिलता है। इनकम टैक्स से 21% कितना आ रहा है? इनकम टैक्स से जो टोटल जो पैसा जो आ रहा है उसमें से कॉर्पोरेशन टैक्स से 18%, इनकम टैक्स से 21%, कस्टम ड्यूटी जो आती है उससे 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी जिसपे अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कुछ अल्कोहल के प्रोडक्शन वगैरह पर जो एक्साइज ड्यूटी अभी भी लग रही है उससे 6% आ रहा है। ब्राउजिंग बोरोइंग एंड लाइबिलिटी जो आपने पैसा उधार ले लिया है वो 24%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव्ड जो आपका 2%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से आपको 15% इनकम आ रही है। पैसा कहां से आ रहा है? 18% कॉर्पोरेशन टैक्स, 21% इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी से 4%, एक्साइज ड्यूटी से 6%, डेब्ट से 24%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव्ड जो आपकी है वो 2%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10% और जीएसटी से आपका 15% पैसा आता है। ये पैसा आपके पास में आ रहा है। मींस कि 100 में से 18 रुपए कॉर्पोरेशन टैक्स से, 21 रुपए आयकर से, 4 रुपए कस्टम से, 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी से, 24 रुपए आप उधार ले रहे हो, 2 रुपए जो है आपका नॉन डेब्ट कैपिटल जो है मींस की कैपिटल रेवेन्यू जो है वो आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है बिना टैक्स के जो आय है अदर सोर्स से वो आपकी 10 रुपए है और जीएसटी से आय जो है वो आपकी 15 रुपए। ये पैसा आपके पास में आ रहा है। अब पैसा खर्च कहां हो रहा है? रुपया कहां जाता है? भाई आया अपन ने समझ लिया कि अपना कॉर्पोरेशन से 18, इनकम टैक्स से 21, कस्टम से 4, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आपको 6, जीएसटी से 15, रेवेन्यू से 10, अदर रेवेन्यू से 10%, इसके अलावा आपके जो आपने उधारी ली है 24 रुपए और इसके अलावा जो आपके जो कैपिटल रिसिप्ट है 2%, 2 रुपए वहां से आ रहा है। अब खर्च कहां हो रहा है आपका? कहां कहां पैसा जाता है? जो जा रहा है पैसा वो कहां कहां जा रहा है आपका? स्टेट सेल टैक्स जो राज्यों को दिया जाता है 22 रुपए वहां पे खर्च हो रहे। 22 रुपए कहां पे खर्च हो रहे? राज्यों को देने में 22 रुपए खर्च हो रहे। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो खर्चा है वो आपका कितना है? 7%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो केंद्र सरकार प्रायोजित स्कीम्स है 8% पैसा जो है उसमें जा रहा है।
इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज का आपने 24% जो पैसा आने वाले में उधार ले रखा है, वहां पे 20 रुपए जो है वो आप यहाँ पे भुगतान कर रहे हो ब्याज के रूप में। उधार लिया हुआ है उसके ऊपर 20 रुपए आप ब्याज का भुगतान कर रहे हो। इसके अलावा आपका अदर एक्सपेंडिचर जो है, अदर अन्य खर्चे जो है 7%। सिविल पेंशन जो है, पेंशन के ऊपर आप 2 रुपए खर्च कर रहे हो। सेंट्रल सेक्टर जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा, एक तो है गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित स्कीम और एक गवर्नमेंट की डायरेक्ट संचालित स्कीम जो है उसमें 17 रुपए खर्च कर रहे हो। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में आप 8 रुपए खर्च कर रहे हो। मेजर सब्सिडी, जो सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है, उद्योगों को दी जाती है, जनता को दी जाती है, उसमें 8 रुपए 6 रुपए खर्च हो रहा है। और डिफेंस के ऊपर अपन 11%, कुल बजट का 11% अपन डिफेंस में खर्च कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? 11% डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये खर्चा अपना है कि 22 रुपए अपन स्टेट को देते हैं, 7 रुपए अपने फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर एक्टिविटीज में खर्च हो रहा है, 8 रुपए अपन केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में खर्च कर रहे हैं, 20 रुपए अपन ब्याज के भुगतान में खर्च कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेज में अपन 7 रुपए खर्च कर रहे हैं, पेंशन में 2 रुपए खर्च कर रहे हैं, सेंट्रल की जो डायरेक्ट स्कीम है उसमें अपन 17 रुपए खर्च कर रहे हैं, सब्सिडी में अपन 6 रुपए खर्च कर रहे हैं और 11 रुपए अपन डिफेंस सेक्टर में, मतलब सुरक्षा प्रणाली, रक्षा प्रणाली के लिए खर्च कर रहे हैं। ये पैसा आपका यहाँ पे खर्च हो रहा है। अब इसके बाद में आपकी प्राप्तियां जो 2026-27 के लिए जो पूंजीगत प्राप्तियां 18.1 लाख करोड़ रुपए, राजस्व प्राप्तियां आपकी जो 26-27 के लिए जो है वो 35.3 लाख करोड़ रुपए रहेगी। ध्यान रखना, आंकड़ों का भी विशेष खेल रहेगा एग्जाम्स में। तो आपके 26-27 के लिए जो है बजट अनुमान जो है आपके पूंजीगत प्राप्तियों का 18.1 लाख करोड़ रुपए का है और राजस्व प्राप्तियों का 35.3 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट जो अनुमान है वो है। अब इसके बाद में आपका एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जो है वो 17.1 लाख करोड़ रुपए का है और राजस्व जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका है 41.3 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। केंद्र की निवल प्राप्तियां, सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन जो है डेप्ट कैपिटल, ये आपका रहेगा 2025-26 के लिए जो है वो आपका जो सेंट्रल टैक्स जो है, नेट टैक्स रेवेन्यू जो है आपका 28.7, इसके अलावा आपका नॉन डेप्ट कैपिटल 1.2 और जो आपका है नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू है वो 6.7 लाख करोड़ रुपए रहेगा। राज्यों को दिया जाएगा कितना? 26.2 लाख करोड़ रुपए जो है राज्यों को हिस्सा दिया जाएगा। राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाएगा? 26.2 लाख करोड़ रुपए है वो राज्यों को दिया जाएगा। अब किस पे कितना होगा? परिवहन पे 5,98,000, रक्षा पे 5,94,585, ग्रामीण विकास पे 2,73,108, गृह कार्य पे 2,55,234, कृषि और संबंध कार्यकलाप क्षेत्रों पे 1,62,671, शिक्षा के क्षेत्र पे 1,39,289, ऊर्जा 1,09,029, स्वास्थ्य पे 1,04,599, शहरी विकास पे 85,522, IT और दूरसंचार पे 74,560, वाणिज्य और उद्योग पर 17,296, सामाजिक कल्याण 62,362, वैज्ञानिक विभाग जो है आपके साइंस डिपार्टमेंट उसमें 55,756, टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके लिए 45,500, विदेशी कार्य के लिए 22,119 और पूर्वोत्तर विकास के लिए 6,812 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। किस डिपार्टमेंट पे ऊपर कितना खर्च किया जाएगा इसके साथ में, और ये भी आपको सभी चीजें याद रखनी कि किस डिपार्टमेंट के ऊपर कितना खर्च किया जाएगा, किस सेक्टर में कितना खर्च किया जाएगा, किस सेक्टर से कितनी इनकम आएगी, कितना डिप्रिसिएट आपका था, कितना डेप्ट रेशियो है, कितना फाइनेंस फिस्कल डिप्रिसिएट है, कितना आपका जो है वो प्राइमरी डिप्रिसिएट है और कितना रेवेन्यू डिप्रिसिएट है, वो भी आपको विशेष तौर से एग्जाम्स के लिए याद रखना है। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो उनका भी विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू।